यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड है बच्चों 302PC। और बच्चों आपका जो मॉडल पेपर है ये 100 अंकों का है, यानी आपकी परीक्षा में जो पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा। और परीक्षा में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटा और 15 मिनट आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बच्चों सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और अपने साथियों को जरूर शेयर करना। कुछ सामान्य निर्देश की बात करें तो बच्चों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का देखेंगे, समय को बचाते हुए सबसे पहले खंड का देखेंगे। खंड का में पहला और दूसरा प्रश्न 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से बनता है, यानी एक गद्य साहित्य का और एक पद्य साहित्य के आपके 5 MCQs गद्य साहित्य का और 5 MCQs पद्य साहित्य का आता है। कुल मिला के आपके 10 MCQs आते हैं, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी हम प्रश्न ले रहे हैं सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ले रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या पहले का वाला, मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर और प्रेम प्रलाप। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरा, पहले का दूसरा वाला सही हो जाएगा, रानी केतकी कहानी। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना क्या है बच्चों? रानी केतकी की कहानी। और अगर हम बात करें राजा भोज का सपना, तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और अगर हम प्रेम सागर की बात करें, ये भी पूछा गया है, प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है बच्चों? लल्लू लाल की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो आपको बता दें बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, इनमें से बताना है कि भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। ये जो भगवत शरण उपाध्याय बच्चों, ये छायावाद युग के लेखक माने जाते हैं। बाकी तीनों जो है आपके प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, तो ये आपके तीनों ही भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं पहले का गा वाला, चारुचंद लेख किस विधा की रचना है? चारुचंद लेख किस विधा की रचना है? तो बच्चों चारुचंद लेख जो है ये उपन्यास है। चौथा आपका उत्तर सही हो जाएगा। चारुचंद लेख क्या है? एक ये उपन्यास है। और ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। चारुचंद लेख किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पहले का घा वाला, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं बच्चों, तो शिवदान सिंह चौहान है। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। और लक्ष्मीपुरा को हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पहले का अंग वाला, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, तो नहुस हो जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैंने ये लिया है अपने मॉडल पेपर में, नहुस। और नहुस के जो रचयिता हैं वो गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं। गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं जो भारतेंदु जी के पिता हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट करके आपको बताना है परीक्षा गुरु क्या है, ये भी बहुत प्रश्न पूछा गया। परीक्षा गुरु क्या है और कंकाल और गबन के रचयिता का नाम बताना है। परीक्षा गुरु क्या है और कंकाल और गबन के रचयिता का नाम बताना है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए दूसरे का वाला देखना है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल पंक्ति, यह काव्य पंक्ति है। तो ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, मैथिली शरण गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या फिर नरेश मेहता की है। तो ये जो पंक्ति है बच्चों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध दोहा भारतेंदु जी की मातृभाषा के प्रति प्रेम और गौरव को दर्शाता है। ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दूसरे का खा वाला, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। तो कीर्तिलता के रचनाकार बच्चों विद्यापति हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, विद्यापति जो है ये भी पूछा जाता है किस कवि, किस काल के कवि है? तो ये आदिकाल के कवि है। देखते हैं अगला प्रश्न है दूसरे का गा वाला, वैदेही वनवास रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने इस प्रश्न को भी रिपीट लिया है।
वैदेही वनवास, तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो बाल बोधनी पत्रिका, बाला बोधनी या बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किया था, जो किससे संबंधित था? वो स्त्री शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, बाकी आपको बताना है हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवचन सुधा और हंस, ये तीनों पत्रिकाएं किसकी हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। गंगा लहरी के रचनाकार हैं, तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, और रत्नाकर जी को ब्रजभाषा के आधुनिक काल का हम श्रेष्ठ कवि मानते हैं। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न आपका आता है, गद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे 2 गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और कोई एक गद्यांश ही आपको अटेम्प्ट करना है, जो गद्यांश आपको अच्छे से आ रहा होगा। और बच्चों आपको बता दें कि प्रत्येक गद्यांश में आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रत्येक आपका 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, तो 5 गुणे 10, 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है। सेम पैटर्न पे आपका पद्यांश भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम में और लेखक का नाम है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी मैंने आपको गद्यांश बताया नहीं, ये इंपॉर्टेंट गद्यांश है, एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रंग रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो अंडरलाइन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमें क्या करना है? व्याख्यात करना है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? ये गद्यांश हमारा रॉबर्ट नरसिंह होम पाठ के नाम से है, पाठ का नाम से लिया गया है रॉबर्ट नरसिंह होम, और जिसके रचयिता हैं या लेखक हैं श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि लेखक इस अंश में बताना चाहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ तक? यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, या किस दीपक की ज्योत है। ठीक है, तो इसे ही हमें क्या करना है? इसे ही जो है व्याख्यात करना है। तो लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वे ही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। फिर देखिए, इसी गद्यांश से संबंधित अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। घ वाला प्रश्न पूछा है बच्चों, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। अंगा वाला प्रश्न है, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जागरूक का अर्थ होता है सजग, सचेत या जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी जो अपने लक्ष्य को जानता और उस दिशा में आगे बढ़ता है। फिर देखिए, अथवा में भी जो है दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, यहाँ से पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी होगी। तो ऊपर का जो गद्यांश है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। अब भाई जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि रेखांकित अंश जो अंडरलाइंड है इसको व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। उसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर देखिए, गा वाला प्रश्न है कि पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो पृथ्वी और जन मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। फिर जी अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। फिर अंग वाला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का दूसरा अंग जन है। फिर है बच्चों, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हमने लिया है,
ये आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो सकता है। कोई प्यारा कुसुम कुमल गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान म्लाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम बच्चों पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और यहाँ पे चार की चारों लावण्यों को हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहाँ पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर उसे रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती हैं। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा बच्चों, राधा पवन दूतिका में से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने को लोग कह रही हैं। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा से की गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों और को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। फिर देखिए अथवा में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश लिया गया है। कहाँ मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत सून में फिरता हूँ असहाय। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पद्यांश से, कहाँ मनु ने नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत सून में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तमन में शीतल मद बयार। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ है बच्चों श्रद्धा मनु और ये कवि हैं इसके जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि इस अंश में मनु अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए कह रहे हैं कि वह एक उल्का के समान जो निरुपाय और असहाय होकर शून्य में घूम रहा है, वह वसंत के दूत से पूछते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उनके जीवन में पतझड़ की विरसता और वसंत की खुशबू की कमी महसूस हो रही है। यह दर्शाता है कि मनु अपने जीवन में सुख और आनंद की खोज कर रहे हैं। मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं। तो मनु वसंत के दूत से अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, जो जीवन में खुशी और आनंद लाने का प्रतीक है। मनु अपने आप को क्यों असहाय महसूस करते हैं। तो मनु अपने आप को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे जीवन के रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं और अपने चारों ओर के निराशजनक वातावरण के कारण उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। फिर अंग वाला बच्चों प्रश्न है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तो तिमिर है अंधकार या अंधेरा और चपला है चंचल या फुर्तीली। फिर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 लेखक लिए हैं, जयेंद्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परिसाई। इनका जीवन परिचय तो जीवन परिचय कुछ इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार लिखना है, और रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं जो है इस प्रकार है निम्नलिखित। ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आपके जो आएंगे कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त, इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार को साहित्यिक परिचय लिखना है और फिर इनकी रचनाएं लिखनी है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न जो आता है वो कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर तथा ध्रुव यात्रा की कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी से आपका 5 नंबर का आएगा, 80 शब्दों में लिखना है। बहादुर कहानी का हमने सारांश लिख रखा है, तो वीडियो आप अच्छे से पॉज करके पूरा से अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर 7वां प्रश्न बच्चों आपको स्वपठित खंडकाव्य पर आधारित होता है। स्वपठित खंडकाव्य में से एक प्रश्न आपको करना होगा, चाहे आप रश्मिरथी का अटेम्प्ट करें, जो भी आपने पढ़ रखा है। सत्य की जीत, मुक्ति यज्ञ, त्यागपति, आलोक वृत्त और श्रवण कुमार। ठीक है। तो इसमें से आपको 5 नंबर का अटेम्प्ट करना होगा। ये आपके खंडकाव्य से आता ही आता है, आपके जिले में जो भी आपने पढ़ रखा है वो अटेम्प्ट कर लेना। खंड खा जो होता है आपका वो संस्कृत गद्यांश पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट गद्यांश लिख दिए हैं, इन गद्यांशों को आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, दोनों ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है बच्चों। और इसी प्रकार आपके 2 पद्यांश मैंने लिख दिए हैं, 2 पद्यांश आप तैयार कर लो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये कई बार ये भी रिपीट हुए हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न उत्तर आएंगे, 4 प्रश्न उत्तरों को आपको तैयार करना है, इसको भी आपको तैयार कर लीजिए। फिर बच्चों आपका रस छंद अलंकार से आता है, तो शांत रस, अनुप्रास और सवैया। ठीक है। रस छंद अलंकार से 6 नंबर का आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको निबंध तैयार करना है, किसी एक पर मेरे प्रिय खेल, आपका 5 निबंध आएगा, 5 में से एक आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट हो जाता है बच्चों। हरे का संधि विच्छेद होगा, तो हरे का बच्चा हो जाएगा हरे प्लस एस सा वाला हो जाएगा। ठीक है। अयादि संधि है इसमें।
वनेत्रे का संधि विच्छेद हो जाएगा वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र, ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला बा वाला हो जाएगा। ठीक है। और फिर बच्चों रामश्रित में संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। खा है निम्नलिखित में से कि इसे एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो समास है आजीवन, आजीवन में अव्ययीभाव समास है। आजीवन में बच्चों क्या है? अव्ययीभाव समास है। श्वेतांबरम में बहुव्रीहि समास है और महाशया में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसमें आपका हो गया बहुव्रीहि समास और महाशया में बहुव्रीहि समास है। ठीक है। फिर आ जाइए धातु एवं प्रत्यय। फिर बच्चों एक पत्र आएगा, आपको पत्र आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ पे लिख रखा है, दोनों पत्र प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर आपको बता दें यहाँ पे हता, तो हता में आपका हन धातु है, उक्त प्रत्यय है। कृत्वा में कृ धातु है, उक्त प्रत्यय है। और दृष्टव्य में दृश्य धातु है, तव्यम प्रत्यय है। ग्रहम प्रतिगच्छ की बात करें तो ग्रहम प्रतिगच्छ में बच्चों द्वितीय विभक्ति है। और रामेणा स सीतावनम अगच्छत में आपका इसमें तृतीय विभक्ति है। ठीक है। अग्नेय स्वाहा में भी आपकी तृतीय विभक्ति है। तो इस प्रकार आपकी ग्रामर भी आएगी।